हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फॉर द चैप्टर कौन सा, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर होता है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के लिए। ठीक है जी, चलिए जी गाड़ी की शुरुआत कर देते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे, फटाफट फुर्ती से ही सारे काम कर लेते हैं। तो भैया पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों को देके रखा हुआ है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ओके जी, 2,4 पर दो नाइट्रो ग्रुप है और साथ ही साथ में क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है। तो भैया बेंजीन है तो शुरुआत बेंजीन की हम लोग कर देते हैं, बना देते हैं बेंजीन को। तो भाई साहब ये रही हमारे पास में बेंजीन और ये बेंजीन कौन सी है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरीन को पोजीशन नंबर 1 पर लगा देते हैं, सेकंड पोजीशन पे लगा देते हैं नाइट्रो ग्रुप को और फोर्थ पोजीशन पे लगा देते हैं नाइट्रो ग्रुप को। मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन को कवर करके रखा है। तो ये लो भैया हो गया पहला क्वेश्चन, जय श्री राम। हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क्स का। 2000 कब आया था रे भैया, 2017 में आया था। 2017 में अगेन एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ विच दिस एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड। अब भैया अलाइलिक की कहानी क्या होती है सर? अलाइलिक की कहानी यह होती है कि जो हैलोजन होगा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, सर ये तो आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, परंतु ये sp3 वाला जिस नेक्स्ट टू कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, अगले जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो दो एग्जांपल देके रखे हुए हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं पहला वाला एग्जांपल सिलेक्ट करता हूं तो ये साइक्लोहेक्सीन है, ये बना दिया ऐसा, ये बना दिया ऐसा, यहां पर क्या चल रहा है, हेलोजन। इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो भैया हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, sp3, परंतु इसके नेक्स्ट टू कार्बन जो यहां पर है ये आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। परंतु अगर ये वाले को देखा जाए भैया तो ये वाला क्या कहानी बता रहा है सर, ये वाला कहानी मुझे ये बता रहा है कि यहां पर बना हुआ है डबल बॉन्ड और यहां पर लगा हुआ है हेलोजन। तो यही वाला कार्बन क्या है आपके पास में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हटाओ इसको, भगाओ। कौन सा वाला अलाइलिक ग्रुप है रे भैया, ये वाला अलाइलिक ग्रुप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो क्लोरो ब्यूट 2 इन। जब कभी भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो कहां से शुरुआत की जाती है भैया, जो मेन चेन होती है ना हमेशा उसको देखो। तो भाई साहब मेन चेन में क्या है मेरे पास में, ब्यूट है। तो ब्यूट मतलब कितना, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट। ये लो भाई साहब। अब क्या बोल दिया है सर, सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो सर सेकंड पोजीशन चाहे आप इधर से लो चाहे इधर से लो, दोनों तरफ से सेम आएगी। उसके बाद में क्या बोलता है, पोजीशन नंबर 1 पे ब्रोमीन है, तो माना कि सर यहां पर मैंने लगा दिया है क्या, ब्रोमीन। उसके बाद में क्या है, पोजीशन नंबर 4 पर क्लोरीन है, तो माना कि यहां पर क्या लगा दिया, क्लोरो। ये लो भाई साहब बन चुका है हमारे पास में हमारा स्ट्रक्चर। यहां पर क्या लगा दिया है हमने, क्लोरीन। अब क्या कर दो, जस्ट वैलेंसी इसकी पूरी भर दो। तो जो बचे हुए हाथ है वहां पर क्या आ जाएंगे आपके पास में, हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बना दिया है, गंदे गंदे काम कर रहे हो। चलो जी, अगली कहानी क्या हो जाएगी, यहां पर ये हाइड्रोजन तो बन गया। पहली पोजीशन पे क्या देके रखा है आपके पास में, ब्रोमीन। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, क्लोरीन। चलो जी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। वापस से मेन वाले को लो, प्रॉप को पकड़ो। प्रॉप को जब आपने पकड़ा तो क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रॉप। ये कहानी चल रही है, प्रॉप 1 इन है। तो भैया पहली ही पोजीशन पे क्या जोड़ के रखा है हम लोगों ने, डबल बॉन्ड बना के रखा हुआ है। तो यहां पर पहली पोजीशन पे मैं क्या बना देता हूं, डबल बॉन्ड बना देता हूं इस तरह से। फिर आगे बात करके रखा है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, मतलब ये वाली जो पोजीशन है यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, मिथाइल आ जाएगा। और थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे सर ब्रोमो है। तो भैया यहां पर आपके पास में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, बस। तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, सेकंड पे मिथाइल, फर्स्ट पे आपके पास में डबल बॉन्ड। बचा कुचा सब कुछ ऐसा ऐसा करके कर दो बराबर। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए बन गया 1 2 एंड 3। तो ये बन चुका है मेरे पास 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। 2017 का क्वेश्चन भी डन डना डन डन, 1 नंबर का क्वेश्चन, नंबर पूरे मिल गए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच विल रिएक्ट फास्टर इन
SN1 रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई साहब। अब क्या होता है भैया जी, एक देखो यहां पर साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, बेंजीन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर यहां पर ये बेंजीन नहीं है, सो फॉर दैट रीजन अब यहां पर अगर SN1 की बात करते हो तो SN1 की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स किस सिचुएशन पे ज्यादा होती है? जब आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ठीक है भाई साहब, क्या फॉर्म होता है? स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन। इसी वजह से यहां पर सीक्वेंस बनता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी, फिर आएगा 2 डिग्री का नंबर, फिर आएगा आपके पास में 1 डिग्री का नंबर। अगर आप इस ग्रुप को यहां पर देखोगे तो ये पाओगे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगेन 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है भैया? 2 डिग्री। ये वाला क्लोरीन जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है ये अगले एक और कार्बन से जुड़ा है, पर एक ही से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? 1 डिग्री। 2 डिग्री 1 डिग्री। SN1 किसमें फास्ट होता है? 3-1 में। तो यहां पर कौन जीतेगा? सर ये जीत जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जीत जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के जाने पर ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है, जबकि ये जो है ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। चलो 2020 खत्म हुआ। अगला अगेन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके पास में मेथ एथ प्रोपाइल क्लोराइड दे के रखा हुआ है और उसके साथ में एक अलाइल ग्रुप दे के रखा हुआ है। विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दी SN1? अब यहां पर क्या समस्या आ रही है? सर यहां पर ये क्रूशियल पॉइंट इसलिए आ गया कि अगर इसको देखा जाए तो सर ये भी 1 डिग्री है और इसको देखा जाए तो ये भी 1 डिग्री है। जब दोनों ही 1 डिग्री है तो दोनों में से SN1 किसके साथ में ज्यादा फास्ट होगी? तो अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो भाई साहब देखो कहानी क्या होती है। आपके पास में यहां पर दे के रखा हुआ है CH3 CH2 CH2 एंड Cl। तो ये क्या है? इसको कहा जाएगा आपके पास में N प्रोपाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम जो बोल के रखा है। ठीक है, और उसके बाद अगर दूसरे वाले ग्रुप को देखा जाए तो वो हमारे पास चल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl। ये वाली कहानी हमारे पास में चल रही है। जब कभी भी आपको, अच्छा ये वाला ग्रुप कौन सा है भैया? ये वाला आपके पास में अलाइलिक ग्रुप है। ठीक है, अभी बताया था ना अलाइलिक क्यों है? क्योंकि सर इसको देखा गया तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, परंतु ये जिस नेक्स्ट टू कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो भाई साहब अब बोलता है कि दोनों में से किसके तरफ SN1 ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो SN1 की रिएक्टिविटी हमेशा किसके टुवर्ड्स होती है? सर इसकी रिएक्टिविटी होती है हमेशा टुवर्ड्स कार्बोकेटायन। अब समस्या हमने देख ली थी कि सर दोनों के दोनों ही प्राइमरी बन रहे हैं। सर अगर यहां पर बात की जाए तो ये वाला भी मेरे पास में क्या बन रहा है? 1 डिग्री बन रहा है। ये वाला भी मेरे पास में 1 डिग्री बन रहा है। परंतु यहां पर आता है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट यहां पर ये निकल कर आता है कि सर अगर आपने यहां पर ये अलाइल ग्रुप लेके रखा हुआ है, ठीक है, तो अलाइल ग्रुप पे क्या होगा? जब आपने क्लोरीन को निकाला तो आपके पास में यहां पर कार्बोकेटायन तो बन जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, कार्बोकेटायन बन जाएगा, परंतु यहां पर क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कैटायनिक चार्ज। तो भैया क्या हो जाएगा? डीलोकलाइजेशन आसान है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, और अगर डीलोकलाइजेशन आसान होगा तो यहां पर क्या बनेंगे? इसके रेजोनेटिकली स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो रूल ही यहां पर यह निकल कर आता है कि जिस किसी जगह पर भी आपके पास रेजोनेंस फैक्टर आ जाता है तो वहां से इंसान मुंह चलाना ही बंद कर देता। बोले भैया रेजोनेंस आ गया तो मुंह चलाना बंद कर दो, हाथ जोड़ लेते भाई साहब, बस हो गया, जय श्री राम बोल देते अपन। ठीक है जी, चलिए 2020 में ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने डन कर दिया। 2020 में अगर पेपर दिए होते तो आंसर बहुत सिंपल आते। क्वेश्चन 2019 का है, Why is tertiary butyl bromide more reactive towards the SN1 reaction as compared to N-butyl bromide? सर आसान है बहुत ज्यादा। अगर आप N-butyl bromide की बात करते हो तो N-butyl bromide क्या होता है? मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये क्या है? N-butyl bromide है। वही टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करते हो तो कार्बन कार्बन कार्बन
कार्बन, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में Br आ जाएगा। साफ बात है सर ये प्राइमरी है और यहां पर क्या हो जाएगा, ये टर्शरी 3 डिग्री है। अब होता क्या है कि जब भी आप SN1 रिएक्शन को यहां पर बनाते हो तो SN1 रिएक्शन के टाइम पर क्या होगा कि हमें पता है कि सर जब भी SN1 की बात की जाती है तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कार्बोकेटायन देखी जाती है, जिसमें से 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो होता क्या है, यहां पर जो आपके पास में N ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, ये एक सीधी चेन है, जबकि यहां पर टर्शरी होने की वजह से जो यहां पर मौजूद मिथाइल ग्रुप होते हैं, ये क्या है हमारे पास में सर, CH3, ठीक है, क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करवाते हैं, ये पुशिंग इफेक्ट को जनरेट करवाते हैं। ये जो 3 मिथाइल है ना, ये क्या करते हैं, ये जनरेट कराते हैं पुशिंग इफेक्ट को। इस पुशिंग इफेक्ट को क्या कहा जाता है, प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है, जिसको हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहां से धक्का देते हैं, धक्का देने पर क्या होगा, ये वाला जो ब्रोमीन होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा रे भाई, क्योंकि सर हम लोगों को बचपन से बताया जाता है कि जो हैलोजन ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो कहानी बहुत सिंपल सी है आपके पास में, मिथाइल्स इसको करेंगे पुश, जिससे ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये हो जाएगा आपके पास में, कहानी क्लियर हो गई बात, सिंपल सा है। वहां पर टर्शरी से पुशिंग इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट जनरेट हो रहा था, इस वजह से ये घटना बन रही थी। नाउ बात कर लेते हैं अगले वाले CBSE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म when sodium ethoxide react with tertiary butyl chloride। अभी जो बनाया था ना tertiary butyl chloride वही है। तो अगर इसके रिगार्डिंग में देखता हूं तो क्या मिल जाएगा सर, tertiary butyl chloride मेरे पास में कुछ ऐसा होगा, Cl है ना, हाँ, tertiary butyl chloride ऐसा होगा। सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड में क्या हो जाएगा, सोडियम जुड़ा होगा ऑक्सीजन और इथाइल ग्रुप से, तो इसको क्या कहा जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड कहा जाएगा। अब बच्चे को पता है सर ये नेगेटिव चलेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या होगा सर, यहां से NaCl टूटकर हो जाएगा अलग। तो यहां पर आपके पास में NaCl सबसे पहले टूटकर अलग हो जाएगा और बचेगा क्या सर, ये जो ऑक्सीजन होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल ग्रुप के तहत क्या हो जाएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव बन रहा है ना, इथॉक्सी, इथॉक्सी में क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव वाले कार्बन के पास में आ जाएगा। तो यहां पर कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास में CH3, CH3, इधर भी CH3 और OC2H5। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास में इथॉक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस ठीक है, इथॉक्सी ग्रुप बोल रहा हूं, होता वैसे ये ईथर है, परंतु अगर आप चाहो तो एज अ रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप के तहत भी इसको डायरेक्ट इथॉक्सी लिख देना। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। चलिए जी, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। नाउ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पर यह बोलता है, out of chlorobenzene and benzyl chloride which one gets easily hydrolyzed by aqueous sodium hydroxide। ठीक है, दो ऑप्शन है मेरे पास में, एक बता के रखा हुआ है, एक है मेरे पास में क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कलर जरा मैं चेंज कर लूं, एक हमारे पास में है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब होता है आपके पास में ये ऐसा रहा और यहां पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल के रखा हुआ है, दूसरा है मेरे पास में बेंजाइल क्लोराइड। तो ये रखी हुई है मेरे पास में बेंजीन, और बेंजाइल क्लोराइड में क्या होता है, क्लोरीन डायरेक्टली अटैच नहीं होता है बेंजीन के रिंग से, ये क्या होता है, एक CH2 के साथ में अटैच्ड होता है, दैट इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड और दैट इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। तो लिख दूं मैं यहां पर, ये क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन। नीचे लिखना चाहिए था रे, रुको, अभी हम यहां पर बोर्ड का जादू दिखाते हैं। थोड़ा सा इधर, जरा इधर आइए जनाब, आप भी इधर आइए। ठीक है जी, चलिए, जादू टोना हो गया। यहां पर क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास में क्लोरोबेंजीन, और ये क्या कहलाएगा आपके पास में सर, ये कहलाता है हमारे पास में बेंजाइल क्लोराइड। ये कहानी हो जाती है। अब होता क्या है कि यहां पर यह बोल के रखा गया है कि अगर दोनों में से कौन इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा,
अगर यहां पर इसकी रिएक्शन जो है वो करवा दी जाती है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है भाई साहब, क्या हो जाएगा, किसके साथ में रिएक्शन करवानी है सर, यहां पर रिएक्शन करवानी है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, AQNaOH। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, सर यहां पर होगा क्या, मुझे पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा। इसमें से आपके पास में जो काम की चीज रहेगी वो क्या रहेगी, OH नेगेटिव रहेगी। तो भैया यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि क्या चल रहा है मेरे पास में, ये OH नेगेटिव का किस्सा चल रहा है। अब यहां पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं बात करता हूं इस क्लोरीन की, तो इसके पास में 3 लॉन पेयर हैं, इस क्लोरीन के पास में भी क्या है, 3 लॉन पेयर है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात, समझ में आया। अब देखो यहां पर होता क्या है, अगर आपके पास में रिएक्शंस को यहां पे परफॉर्म करवाते हो, तो रिएक्शन को परफॉर्म करवाते टाइम पर आप यहां पर यह पाओगे कि सर जो क्लोरोबेंजीन है ना वो रेजोनेंस को परफॉर्म करता है। किसको परफॉर्म करता है, रेजोनेंस को। सर ये कैसे रेजोनेंस को परफॉर्म कर रहा है, चलो भाई साहब देख लेते हैं कि भैया आखिरकार ये कैसे रेजोनेंस को यहां पे परफॉर्म कर रहा है। जरा ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन में जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अंदर की तरफ यहां पर आते हैं। जैसे ये यहां पर अंदर की तरफ आते हैं तो यहां लगता है +R या +M इफेक्ट। ठीक है, प्लस का जो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो लगता है, जिस वजह से यहां पर जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो कैसा हो जाएगा रे भाई, सर अब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, डबल बॉन्ड क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन उसने दिया था इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बदले में क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर जाएगा, तो भाई साहब यहां पर भी सेम वही वाला काम करते हैं, ये इधर जंप कर जाएगा तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो रहे हैं, यहां पर चलते जा रहे हैं, ऐसा और ऐसा। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन ना, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आंसर तो बहुत सिंपल सा है। देख ही लिया आपने, अगर इस तरह से जा रहा है तो कौन सा फैक्टर आ रहा है, रेजोनेंस फैक्टर आ रहा है। तो देखो होता क्या है कि जब कभी भी क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट होता है तो क्लोरोबेंजीन +R या +M इफेक्ट को जनरेट करवाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ यहां पे आना चालू कर देते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आना चालू कर देते हैं तो इस सिचुएशन में रेजोनेंस यहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेट करने लग जाता है। वहीं अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड की बात करता हूं तो बेंजाइल क्लोराइड की सिचुएशन क्या होगी, सर यहां पर अगर आपने क्लोरीन बाहर निकाल भी दिया तो ये कैसा बन जाएगा, CH2 विथ अ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं रहेगा। ये ऐसा के ऐसे भी कार्बोकेटाइनिक फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाएगा, परंतु यहां क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन अंदर तरफ घूमना चालू कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, सर यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, परंतु यहां पर बात की जाए इलेक्ट्रॉन घूमते जा रहे हैं, जिससे रेजोनेटिक क्या आपके पास स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। तो अगेन यहां पर कौन सा फैक्टर आ रहा है, यहां पर फैक्टर आ रहा है रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस के फैक्टर की वजह से वापस से अगर बोलो कि कौन जीतेगा तो आपके पास में आंसर क्लियर है। ठीक है भाई साहब, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना एफर्ट्स हमारे पास में काफी रहेगा, क्योंकि सामने वाला एक लाइन में पूछ रहा था कि कौन कौन इसमें से विजेता रहेगा। तो आधा नंबर आपका सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन, और आधा नंबर आपके पास में रहेगा कि आप वो रीजन लिख दोगे कि आपने क्यों इसे सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर पूरा आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नाउ राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड C4H9Br, मतलब क्या है, यहां पर ब्यूटाइल ब्रोमाइड दे के रखा हुआ है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड के पहले तो आपको आइसोमर्स बनाने हैं, फिर यह बताना है कौन जो होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स दी SN1 रिएक्शन। अच्छा, SN1 में अब समझाने की तो जरूरत नहीं है ना, SN1 में आपको क्लियर हो गया है कि सर कार्बोकैटायन का सीक्वेंस देखना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर मैं आइसोमर्स की बात करता हूं तो सर सबसे पहले तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, बिल्कुल सीधी चेन बन जाएगी। दूसरे वाले पे बात करता हूं तो सर यहां पर ब्रोमीन जो है वो पोजीशन नंबर 2 पे आ सकता है, कुछ इस तरह से। या फिर अगर मैं बात करता हूं कि और कौन सा आइसोमर फॉर्म हो सकता है, सर एक आइसोमर ये भी तो फॉर्म हो सकता है, कार्बन
कार्बन और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में ब्रोमीन आ जाएगा। सर एक आइसोमर ये भी फॉर्म हो सकता है। सर इसमें एक और आइसोमर फॉर्म हो सकता है जहां पर ये वाला कार्बन इस ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और इसके बाद में एक और हमारे पास कार्बन आएगा, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन ये आ जाएगा। तो देखो भाई साहब टोटल 4 आइसोमर यहां पर क्या हो रहे हैं हमारे पास में फॉर्म हो रहे हैं। अब मुझे पता है कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सर बहुत आसान है, बताने की क्या ही जरूरत है। सर ये वाला, क्योंकि ये क्या है 3 डिग्री है। इसके अलावा देखा जाए तो सर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, अगेन ये भी क्या है प्राइमरी। और हमको पहले ही पता है कि टर्शरी वाले जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो सबसे जल्दी रिएक्शन करवाते हैं किसके टूवर्ड्स, SN1 के टूवर्ड्स। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन नको लेने का रे बाबा। चलो अगली कहानी बोलता है आउट ऑफ दिस प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड, प्राइमरी नहीं कौन सा वाला, हाँ प्राइमरी ही तो है, और दिस SN1 से कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा जल्दी, ये पूछ के रखा गया है। सर आसान है, क्या ही समस्या है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है सर, ये क्लोरीन जिसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये प्राइमरी है क्योंकि यहां से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये क्लोरीन जिसके साथ में जुड़ा हुआ है वो क्या है 2 डिग्री है। तो दोनों में से कौन जीत गया सर, ये जीत गया। क्लोरीन को स्मॉल एल लिखना है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है और कुछ भी नहीं। तो यहां पर कौन जीतेगा रे भाई, ये वाला। देख रहे हो पूरे चैप्टर में प्रीवियस ईयर में SN1 भर के देके रखा हुआ है। ये हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में SN1 SN2 बहुत पूछा जाता है, SN1 SN2 और वो अपना वुड्स रिएक्शन भी। ठीक है, अगला कब पूछा गया 2015 में, विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर्स। दोनों में से कौन SN1 जल्दी जाएगा सर, ये वाला जाएगा क्योंकि ये क्या है 2 डिग्री। ये नहीं जाएगा क्योंकि वो क्या है सर प्राइमरी है। क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन है रे भाई। अगला क्वेश्चन, नाउ विच वुड अंडरगोज SN2। ठीक है जी, अब यहां पर आता है हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट। जब कभी भी SN2 की बात करते हो, ठीक है भाई साहब, तो SN2 की क्या कहानी चलती है सर, SN2 की कहानी यहां पर यह बताई जाती है कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंडरेंस गिरेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है कि जिस अटैकिंग कार्बन जिसके ऊपर आप अटैक कर रहे हो उसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड्स प्रेजेंट है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो यहां पर क्या कहानी हो जाएगी सर, अगर मैं बात करता हूं एक ऐसे कार्बन की जो कि हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है परंतु इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस सिचुएशन पे क्या होगा सर, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा। तो SN2 क्या परफॉर्म करवाता है सर, SN2 हमेशा परफॉर्म करवाता है बैक साइड अटैक, ये पीछे से अटैक करता है। तो पीछे की तरफ क्या होना चाहिए, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। तो क्या होगा रे भैया, यहां पर सबसे ज्यादा SN2 परफॉर्म होगा। उसके बाद में अगला नंबर किसका आएगा सर, प्राइमरी वाले का आएगा, जहां पर होगा CX, यहां पर आ जाएगा कार्बन, इधर पर हाइड्रोजन, इधर पर हाइड्रोजन। उससे कमजोर वाले की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा रे भैया हमारे पास में 2 डिग्री वाला, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर पर आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर पर हेलोजन। और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है यहां पर वो किसकी हो जाएगी, टर्शरी की। मतलब यहां पर सीधी सी बात है, SN1 का जस्ट उल्टा है। SN1 पे जहां टर्शरी वाले सबसे रिएक्टिव होते थे, यहां पर SN1 वाले टर्शरी वाले सबसे लेस रिएक्टिव होंगे। तो यहां पर अब देख लेते हैं सर, आसान है, ये आपके पास में प्राइमरी वाला है और ये वाला कौन सा है भैया, ये वाला आपके पास में टर्शरी वाला है 3 डिग्री। तो कौन जीत गया सर, ये जीत गया। प्राइमरी वाले क्या होते हैं, SN2 के टुवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है रे भाई साहब, क्लियर हो गई बात। नाउ बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर बोलता है विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड व्हाई। दोनों में से कौन यहां पर जल्दी क्या कर पाएगा रे भाई, SN2 मैकेनिज्म को शो कर पाएगा। अब समस्या क्या है सर, समस्या यह है कि यह भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। फर्क किसका है, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो भाई साहब यहां पर अगर आप लोग को याद हो तो
रिएक्टिविटी जो होती है हैलोजन की वो इस वजह से होती है क्योंकि जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। और यहां पर होता यह है कि अगर मैं साइज की बात करता हूं तो साइज के अकॉर्डिंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो भैया होता क्या है कि आयोडीन जो है इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होने की वजह से इस पूरे ग्रुप के अंदर आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, सबसे बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप होता है। जैसे घर में नहीं, घर में अगर तुम्हारे यहां पर फूफा जी जो सबसे बड़े वाले रहते हैं कि भैया हाँ उम्र में जो सबसे बड़े हैं, तो जो सबसे बड़े फूफा जी होते हैं उनको जरा शादी ब्याह में मिर्ची ज्यादा लग जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा है, आयोडीन जो होता है अपने पूरे ग्रुप में या अपने पूरे परिवार में सबसे बड़ा होता है, और जरा सा भी उसको कुछ यहां पर दिखता है कि भैया सही गलत कुछ ऐसा हो रहा है तो तुरंत वो फूफा जी मुंह फुलाकर क्या होता है, चले जाते हैं। तो ऐसी कहानी होती है। नाउ बात कर लेते हैं अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन एंड व्हाई। इन सभी में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स SN2 के, SN2 के कौन सबसे ज्यादा यहां पे रिएक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर एक्चुअल में कंपाउंड ही नहीं लिख के रखा हुआ है। वैसे अगर आपको कंपाउंड नहीं भी लिखा हुआ है, शायद वो मिस हो गया होगा, तो भी आपको पता ही होगा कि यहां पर करते क्या है। आपके पास में SN2 के रिगार्डिंग अभी मैंने देखा था, कहां गया, ये रहा। तो सीधा सा बस यही वाला ऑप्शन देखना हर किसी में, ये वाला जो आप यहां पर ऑप्शन की बात करते हो ना, बस ये वाला ऑप्शन देखो और ये वाला ऑप्शन को यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं ताकि अभी क्या हो सके, हमारे पास में इतना काम हम लोग कर सकें। ठीक है भाई साहब, इसको जरा हम करते हैं सिलेक्ट, पटकते हैं इसको बीच में और इसको कर देते हैं जूम इन। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। बस इतनी रिएक्टिविटी चेक कर लेना कहीं पर भी किसी में भी, तो आपके पास में वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है भाई साहब, चलिए जी, क्लियर हो गई बात। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो भाई साहब, थोड़ा सा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, सुधार देते हैं, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। आज पता नहीं सारे मंत्र मंत्र क्यों याद आ रहे हैं मेरे को। किसी की शादी वादी देख ली थी क्या मैंने, वो चलाते हुए इंस्टा पे रील्स वगैरह। छोड़ो, चलो भाई साहब, अगला हमारे पास में 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछ चुका है कि गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम देना है, दुनिया का सबसे आसान काम है, बच्चा बच्चा कर लेगा। रे सबसे कम नंबर जो सबसे रिएक्टिव ग्रुप होता है बाहर वाला फॉरेन एलिमेंट जैसे कि ब्रोमीन, उसको दिया जाए। तो इस हिसाब से जब नाम रखा जाएगा तो क्या रखा जाएगा रे भाई, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर यहां बात कर लो, पोजीशन 1 2 3, क्या नाम रखा जाएगा सर, यहां पर रखा जाएगा पहली और तीसरी पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 1,3 डाई ब्रोमो, और आगे क्या चल रहा है हमारे पास में, बेंजीन चल रहा है, तो ये हो गया 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। उसके बाद में भैया ये अलाइलिक ग्रुप आ रहा है। अलाइलिक ग्रुप के रिगार्डिंग आप देखो कि यहां पर नंबर कैसे देना है, तो भाई साहब 1 2 3, ये रे दोनों तरफ ही 1 दे दिया मैंने, रे कहीं कर दो रे, 1 2 3 हमारे पास में कहानी चल जाएगी। क्या हो जाएगा इसका नाम, पहली पोजीशन पे क्लोरो, फिर कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, और प्रोप के साथ में सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 2 इन आ जाएगा। ठीक है रे भैया, कर लेना, इतना काम तुम करो, थोड़ा सा आलस करने का अधिकार मेरा भी है। अगले क्वेश्चन पे चलो, राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी है। नाउ इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं, आयोडो ब्यूटेन बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से। अच्छा हाँ यार, ये तो बन जाएगा ना, सिंपल सा तो है। क्या करके रखा हुआ है, कन्वर्जन रिएक्शन, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से। तो भाई साहब यहां पर हम लोग लिख देते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है भाई साहब, तो ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, इससे हमको क्या बनाना है, यहां से मुझे बनाना है मेथ एथ
प्रोप ब्यूट, और यहां पर क्या बनाना है, ऐसा बनाना, आयोडोब्यूटेन बनाना है। सिंपल है, क्या मिला दोगे रे भाई साहब यहां पे, यहां पर आप मिला दोगे सोडियम आयोडाइड को, ठीक है। सोडियम आयोडाइड को जैसे मिलाओगे तो यहां पर से क्या बाहर हो जाएगा भैया, यहां पर सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा आपके पास में बाहर, क्लोरीन सोडियम को लेकर अलग हो जाएगा, आयोडीन क्लोरीन को कर देगा रिप्लेस, और इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फिंकलेस्टिन रिएक्शन। ठीक है भाई साहब, देख लेना एनसीईआरटी में एज इट इज देके रखा हुआ है। चलिए जी गाड़ी आगे बढ़ाएं। आउट ऑफ 2 एक है मेरे पास में ब्रोमोपेंटेन और एक है 2 मिथाइल ब्यूटेन और एक ये तीसरा कंपाउंड है विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई साहब, एलिमिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तीनों कंपाउंड को बना लेता हूं। 2 ब्रोमोपेंटेन तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, पहला तो ये है। दूसरा क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और सेकंड पोजीशन पे ही ब्रोमीन है। ये है कंपाउंड ए, ये है कंपाउंड बी। सी वाला क्या है हमारे पास में 1 ब्रोमो पेंटेन है, तो ये वो एन पेंटेन की कहानी है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन। तो भाई साहब यहां पर क्या करना है, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाना है। एलिमिनेशन रिएक्शन जब परफॉर्म होती है तो किसके प्रेजेंस में होती है रे भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर जो बल्की बेस होते हैं उनके साथ में। तो भैया यहां पर बहुत सिंपल सा किस्सा होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है टुवर्ड्स अगेन वही टर्शरी वाले कॉन्सेप्ट पे चली जाती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है भैया, टर्शरी वाला ग्रुप होता है। अब टर्शरी वाले ग्रुप होने की वजह से क्या होगा कि सर अगर यहां से ब्रोमीन जाएगा, समझना बात क्या बोल रहा हूं मैं, अगर यहां से ब्रोमीन जाएगा तो ये क्या हुआ अल्फा, अब ये भी बीटा है, ये भी बीटा होता है। तो होता क्या है कि अगर अल्फा वाले से मेरे पास में क्या गया है, यहां से ब्रोमीन गया है, अच्छा ये भी बीटा है, तो बची कुची जगह से हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा से अगर ब्रोमीन निकाला तो बीटा कार्बन में से 3 है, 3 में से किसी एक जगह से क्या निकल जाएगा आपके पास में, यहां पे निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो भाई साहब होता क्या है कि अगर आप इनके प्रोडक्ट बनाओगे तो इनके प्रोडक्ट बनाने पे यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये बीटा, जिसमें से आपको पता है अल्फा, ये जो एलिमिनेशन परफॉर्म करते हैं उसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है हॉफमैन और एक बनता है सेटजेफ। सेटजेफ वाला स्टेबल होता है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। यहां पर वाली बात करोगे तो सर यहां पर जो प्रोडक्ट आपके पास में बनेगा ना, वो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है भाई साहब, कितने कार्बन है रे, 1 2 3 4 5, एक कम बना दिया मैंने, एक कम बना दिया, एक कम बना दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड दिस। तो भाई साहब यहां पर होता है अल्फा और यहां पर भी अल्फा कार्बन। सेटजेफ बोलता है जिसके पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबल हो जाएगा। यहां पर देखोगे तो भैया डबल बॉन्ड बनने के बाद में ये अल्फा, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले पे बात करते हो बी वाला, वैसे विनर बी वाला ही रहेगा। तो सपोज आपने यहां से ब्रोमीन हटाया और यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया, तो जो प्रोडक्ट आप यहां पे फॉर्म करोगे वो फॉर्म करोगे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, यहां पे आपके पास में सर ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा, इस अल्फा के पास में 3 हाइड्रोजन, इस अल्फा के पास में 3 हाइड्रोजन और इस अल्फा के पास में भी 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन लेकर बैठा हुआ है। तो ये क्या बनाता है रे भाई, इसको बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तुमको ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये क्या चल रहा है सर का, अलग ही जोनर में चल रहे हैं सर। तो भैया कहानी ऐसी है कि इसके लिए आपको छोटा सा पहले वो 1 शॉट वीडियो देखना पड़ेगा जहां पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बता के रखा है कि सेटजेफ और हॉफमैन क्या होता है, अल्कोहलिक, जब आप यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर एलिमिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हो तो वहां पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से ये जितने भी मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन वाले होते हैं दे आर नोन एज सेटजेफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो बस रे भाई इतनी सी कहानी। तो कौन जीत गया हमारे पास में सर, ये वाला
जीत गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, इसको आईयूपीएसी नेम देना है। आईयूपीएसी नेम देते टाइम पर क्या हो जाएगा सर, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबर कहां से देंगे सर, अगर यहां से दिया 1 2 3, यहां से दिया 1 2 3, परंतु यहां से देने से फायदा यह है कि यहां पर क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ जा रहा है। कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। क्या नाम रखा जाएगा सर, सेकंड पोजीशन पे है आपके पास में ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है भाई, 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स। और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा कि थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 3 इन, ये हो जाएगा इसका नाम। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्स 3 इन, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है भाई साहब, अगली कहानी हमारे पास में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, जिसके अंदर बोल के रखा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को मैं आईएमपी बोलना चाहूंगा। रीजन ये है कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को काफी ज्यादा पूछा जाएगा एज अ एक्सप्लेनेशन के तौर पे भी। तो देखो भाई साहब क्या होता है, ये बोलता है, एक सेकंड कलर बदल लिया जाए जरा, इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर नाइट्रो ग्रुप की जो प्रेजेंस है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है, तो हेलोअरीन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। भैया अब ऐसा क्यों, पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पर आपके पास एक हेलोअरीन है, तो हेलोअरीन क्या होता है, बेंजीन, जिसके ऊपर लगा के रखा हुआ है आपने हेलोजन ग्रुप। तो भैया ये कहानी चल रही है। अब होता क्या है कि यहां पर आपके पास में सपोज पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो ये बोलता है कि यहां पर अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करता हूं, तो यहां पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अदरवाइज हम लोगों ने पहले ही बचपन से सुन के रखा हुआ है कि अगर हमारे पास में कोई हेलोअरीन है और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हो, तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है सर, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि होगा क्या, सपोज आपने ये हेलोअरीन डाल के रखा हुआ है, तो होता यह है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, और ये वाला सपोज इधर जंप कर रहा है, ये इधर जंप कर रहा है, तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल भी नेचर में कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला यहां तक नहीं आता। क्यों नहीं आता सर, रेजोनेंस हुआ है। रेजोनेंस का ये कौन सा इफेक्ट है सर, रेजोनेंस के इस इफेक्ट को कहा जाता है आपके पास में प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट कहा जाता है। तो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट के यहां पर होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां तक नहीं आ पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है जी, तो अब होता क्या है सर, आपने नाइट्रो ग्रुप मिला दिया, तो नाइट्रो ग्रुप यहां पर ऐसा क्या कर देता है, चलिए भाई साहब जरा जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप ने आखिरकार ऐसा क्या कमाल दिखा दिया। तो भाई साहब होता यह है कि यहां पर आपके पास में भले ही हेलोअरीन रखा हो, वही पुराना वाला, ये रहा क्लोरीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड। नाइट्रो ग्रुप की बात करते हो तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते रे भैया, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है रे भाई, ये कहानी होती है। तो देखो भाई साहब सिचुएशन क्या आती है कि नाइट्रोजन यहां पर कुछ इस तरह से ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है, ये इस बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचता है। जहां पर वहां हेलोजन इलेक्ट्रॉनों को अंदर भेज रहा था, यह बाहर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉनों को यहां बाहर खींचने की वजह से यहां पर जो इफेक्ट जनरेट होता है, इस इफेक्ट को कहा जाता है हमारे पास में माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये जो मेटा पोजीशन होती है ना, तो यहां पर क्या बनती है, पॉजिटिविटी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहां पर क्या बन जाएगी, पॉजिटिविटी। और जैसे ही यहां पे आपके पास पॉजिटिविटी बन जाती है, तो अब जो यहां पर बैठा हुआ न्यूक्लियोफाइल होगा, उसको यहां पर आने में हो जाएगी काफी ज्यादा
आसानी, क्योंकि इस नाइट्रो ग्रुप ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, जिस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। तो इस वजह से भाई साहब एक थंब रूल यहां पर हमेशा याद रखो, काफी जगह आपको पूछा जाएगा, काफी ज्यादा आपके पास में ये बार बार सुनने को मिलेगा कि जब कभी भी EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि -R या -M इफेक्ट को जनरेट करवाते हैं, तो इनकी वजह से यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 अगर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो नेगेटिव वाला ग्रुप यहां पर आसानी से अप्रोच कर पाता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या बोला जाएगा कि सर यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, सर यहां पर एक्चुअल में हो ये रहा है कि आपका जो NO2 ग्रुप है इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि रेजोनेंस का -R या -M इफेक्ट जनरेट करवा रहा था, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को यहां पर खींचा जा रहा था और पॉजिटिविटी जनरेट हो रही थी, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल अब इस पे अच्छे से अप्रोच कर सकता है। ठीक है, बस इतनी कहानी है। अगला क्वेश्चन बोलता है पैरा पोजीशन पे डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है भाई, सिंपल है, टफ नहीं है, आसान है ये भी। देखो भाई साहब, क्वेश्चन ने क्या पूछ के रखा है, क्वेश्चन ये बोलता है आपके पास में पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, ठीक है रे भाई, ये पैरा डाइक्लोरो है। अब इसने ये बोल के रखा हुआ है कि ये जो पैरा डाइक्लोरो ही कहां गया, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑफ ऑर्थो या मेटा आइसोमर्स के। अब इसके साथ में अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, ऑर्थो। अगर मैं इस पे ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, मेटा। तो ध्यान रखना रे भैया, ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, पैरा, ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, ऑर्थो, और ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है भाई साहब, आपके पास में मेटा सब्स्टिट्यूशन है। तो यहां पर ये पूछा गया है कि इनका जो यहां पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा ना, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछ के रखा गया है। सर बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो भैया क्या कहानी यहां पर होती है, अगर मैं कुछ इस तरह से इस स्क्वायर को यहां पे ड्रॉ करता हूं तो क्या देखने में आ रहा है, सर जो ये पैरा वाला जो है ना क्लोरोबेंजीन वो बिल्कुल फिट बैठ गया है इसके अंदर, बढ़िया सिमेट्री दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर मैं यहां पे ऑर्थो वाले को यूज कर देता हूं तो ऑर्थो वाले को फिट बिठाने के लिए मुझे कुछ ऐसा डब्बा खरीदना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, अरे ऐसा डब्बा खरीदना पड़ेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं मेटा वाले की, तो मेटा वाले के लिए कैसा डब्बा खरीदना पड़ेगा मुझे, ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, फिर उसके बाद में ऐसा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये तीन कंडीशन बन रही है। अब मैं बोलता हूं कि तुमको घर बनाना है, तुमको क्या बनाना है, यहां पे घर बनाना है, हाउस बनाना है। तो घर बनाने के लिए तुम तीनों में से कौन सी ईंट यूज करोगे, बताओ भाई साहब, कौन सी ईंट यूज करोगे, पैरा वाली, ऑर्थो वाली या मेटा वाली? तो तुम्हारा जवाब आएगा सर हम तो पैरा वाली ईंटें यूज करेंगे। क्यों यूज करोगे, क्योंकि सर पैरा वाले के अंदर क्या होता है, सिमेट्री होती है, और सिमेट्री जो होगी वो जनरेट करवाती है स्टेबिलिटी को। ठीक है, सिमेट्री से क्या जनरेट हो जाती है आपके पास में, स्टेबिलिटी। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो हो जाएगी हाई। तो जो पैरा वाला रहेगा वो ऑर्थो और मेटा वाले से क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो पैरा वाले होंगे उनकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। नाउ अगला क्वेश्चन, थायोनाइल क्लोराइड जो कि होता है SOCl2 जब रिएक्शन करता है, थायोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। ओके जी, समझ गया समझ गए हम भैया, समझ गए क्या पूछ रहे हो। ये बोल रहा है कि जब कभी भी
अल्कोहल से, ROH से अल्काइल क्लोराइड RCl बनाया जाता है तो थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 का उपयोग किया जाता है। सामने वाला पूछ रहा है बताओ ऐसा क्यों भाई साहब? तो सर बहुत आसान सा जवाब है इसका। सर आसान सा जवाब यह है कि जब कभी भी अल्कोहल से थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हो ना, तो थायोनाइल क्लोराइड के अल्कोहल से जब कभी भी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हो तो जो आपका थायोनाइल क्लोराइड है इसको यूज जब आप करते हो तो बाय प्रोडक्ट में आपको दो चीजें मिलती हैं। एक मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और दूसरी मिलती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अगेन गैसियस फॉर्म पे होता है। तो भैया क्या कहानी हो रही है कि जब आप इसका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो बाय प्रोडक्ट थे गैस बनकर उड़ गए, तो क्या बचा रह जाएगा? सर सिर्फ RCl बचा हुआ रह जाएगा। और सर अगर ऐसी घटना होगी तो बताइए ये क्या होगी? सबसे बेस्ट मेथड होगी, क्योंकि आपको बाय प्रोडक्ट को साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो अपने आप गैस बनकर उड़ जा रहा है और आपका जो यहां पे अल्काइल क्लोराइड है वो ऑलरेडी फॉर्म हो गया। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्या चल रहा है? नाउ बढ़ाते हैं गाड़ी आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर यह बोल के रखा हुआ है दोनों में से SN1 की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? आयोडीन वाला। क्यों? क्योंकि घर के सबसे बड़े फूफा जी हैं, गुस्सा लगने पर ये क्या हो जाएंगे? गुड लिविंग ग्रुप है। गुड क्या? बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये क्या कर देंगे? जरा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो शादी छोड़कर चले जाएंगे। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो फूफा जी को बुरा लगेगा, घर के बड़े हैं, SN1 क्या कर देगा? रिएक्शन जल्दी कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हीटेड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 443 केल्विन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ठीक है भाई साहब, दूसरा भी पढ़ लें, हुआ तो फिर मैं दोनों एक साथ ही कर दूंगा। वाई डेक्स्ट्रो एंड लेवियो रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन 2-ol एंड 2-ol आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। हाँ ठीक है, ये वाला तो मैं यही बता देता हूं। देखो होता क्या है, डेक्स्ट्रो और लेवियो रोटेटरी की बात करते हो तो एक क्या होता है आपके पास में, क्या है? ब्यूटेन 2-ol है। तो भैया ब्यूटेन 2-ol की अगर मैं कहानी बनाता हूं तो क्या कंडीशन हो जाएगी? ये हो जाएगा कार्बन और ब्यूटेन है मिथ एथ प्रॉप ब्यूट 4 है ना, तो हो जाएगा C2H5 और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा भैया हमारे पास में? ये कलर अलग नहीं मानता है, यहां पर आ जाएगा सबसे ज्यादा फ्रंट पे वो वाला ग्रुप जिसके पास में क्या होता है? सबसे ज्यादा बड़ा एटम जुड़ा हुआ रहता है, सबसे छोटा आता है बैक साइड में और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास में? मिथाइल CH3 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब होता क्या है, जब भी डेक्स्ट्रो और लेवियो रोटेटरी की बात करते हो तो यहां पर क्या बन जाती है? एक मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है जिसमें जस्ट इसका उल्टा मिल जाएगा। सर यहां OH मिल जाएगा, C2H5 इधर मिल जाएगा, इधर हाइड्रोजन मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा? CH3 मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। तो देखो होता क्या है, यहां अगर देखो तो एक कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड यहां पर वहां पर क्या करता है? मिरर इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। मिरर इमेज का फॉर्मेशन करने से जहां एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वहीं एक जस्ट लेवियो रोटेटरी है। तो होता क्या है कि भैया दोनों बिल्कुल सेम सेम ही होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं। सुपर इंपॉसिबल इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो भैया सेम होने की वजह से इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट सेम प्रॉपर्टी होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जब दोनों का सेम हो जाता है ना तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस एक यही इसके अंदर समस्या पाई जाती है जिस समस्या की वजह से यह घटना होती है। तो थर्ड वाले का आंसर भैया मैंने यहीं पर दे दिया है। सेकंड वाले को हम लोग रिएक्शन में अंदर देख लेते हैं। ठीक है रे भाई, चलो एक स्लाइड हम लोग ओपन कर लेते हैं। क्या बोल के रखा था रे भाई? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके भाई साहब, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की जब कभी भी बात की जाती है तो घटना यहां पर कुछ इस तरह की है, जहां पर आपने नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया है और नाइट्रो ग्रुप लगाने के बाद में यहां पर यह बन चुका है कुछ ऐसा, और आप यहां पर क्या मिला रहे हो?
यहां पर मिलाया जा रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला जा रहा है। ओके, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव नेगेटिव ये वाली घटना हो जाएगी। अब देखो भाई साहब होता क्या है, अगेन वही वाली घटना कि सर ये जो ग्रुप होता है ना, ये यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि अलाउ करता है कि किसको अलाउ करता है भाई साहब, ये अलाउ करता है जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उसको आने का। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स आएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है सर, बिल्कुल आसान सी बात है, ये वाला क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा इस हाइड्रोक्साइड से। तो जो कंपाउंड आपको यहां पर मिल जाएगा तो ये आपके पास नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा। तो बस रे भाई इतनी सी सिचुएशन है, खत्म बात, इजी, पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। कायरल मॉलिक्यूल ढूंढना है, बहुत ही आसान है। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स ऐसे कार्बन जो चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, एक्स वाई जेड आर, जो भी हम लोग को लिखना रहेगा। अब इसके रिगार्डिंग चलिए भाई साहब यहां पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो भैया जी जब हम लोगों ने यहां पर ढूंढना शुरू करा तो मुझे पहली बार में यह दिख गया कि अगर इस वाले कार्बन की बात करते हो तो यहां पर OH है सर, यहां पर CH3 है, यहां पर ये आइसोलेटेड वाला ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और सर एक जो बची हुई वैलेंसी होगी ना वहां पर कौन होगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या मिल गया सर, कायरल मिल गया। इस वाले में दिखाई देगा क्या सर, नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि सर यहां पर दोनों जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स हैं वो सेम है, तो इस वजह से ये कायरल नहीं बन सकता है। परंतु अगर आप बोलो सर चलो उसको नहीं बनाया तो इसको बना दो, कैसे बना दो सर, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो वो भी सेम हो गए, तो कौन जीतेगा, फर्स्ट वाला। ये लो भाई साहब हो गया। अगला बोलता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड। ओके भाई साहब, मैं साथ में ड्रॉ भी करना चालू कर देता हूं। क्या है, क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ में ट्रीट करवाया गया है। तो आपके पास में है क्लोरोबेंजीन, तो ये रहा मेरे पास में क्लोरोबेंजीन, इसको किसके साथ में रिएक्ट करवाया है, मिथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाया गया है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई, अरे यार सोडियम मेटल और साथ ही साथ में ड्राई ईथर का कर दिया है कॉम्बिनेशन। सबसे आसान वाली रिएक्शन क्या हो जाएगा सर, ये सोडियम ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहां पे अगली सिचुएशन ये बनेगी, NaCl यहां से अलग, NaCl यहां से अलग, ये वाला मिथाइल कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट आपके पास में रहेगा, बेंजीन में लग जाएगा CH3 ग्रुप, जो कि क्या कहलाएगा भैया, यहां पे ये कहलाएगा टोलुइन। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, सिंपल। कौन सी रिएक्शन कहलाई ये सर, ये कहलाई वुड्स रिएक्शन, इजी, ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात, वुड्स रिएक्शन हो रही है। फिर बोलता अगला राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन formed by dehydrohalogenation of 1 bromo 1 methyl cyclohexane। किससे बन रहा है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से। चलिए जी बनाते हैं यहां पे 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन तो मेरे पास में ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला था, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, ओके। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, पहली पोजीशन पे ब्रोमो और पहली पोजीशन पे मिथाइल है, इतना ही 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई साहब। किसके साथ में रिएक्शन करवानी है सर, रिएक्शन करवानी है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन परफॉर्म होता है, और साथ ही साथ में आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि सर अगर यहां पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन परफॉर्म हो रहा है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के परफॉर्म होते टाइम पे यहां पे इसे कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन यहां परफॉर्म होगी तो वहां पर आपके पास में क्या होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, उसी बारे में सबसे ज्यादा हमको यहां पे जानकारी लेनी है। देखो कैसे बनता है सर, ब्रोमीन जिसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ये अल्फा है, इसके अलावा ये बीटा और ये वाला भी क्या हो जाता है, बीटा। ये सिचुएशन है।
अब क्या होगा कि यहां पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जब भी परफॉर्म होता है तो आपका जो अल्केन ग्रुप होता है वो अल्कीन या डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है सर? बहुत 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 ही एक आसान सा कॉन्सेप्ट यहां पर बोला जाता है। वो कॉन्सेप्ट यहां पर यह बोला जाता है कि अगर यहां से ब्रोमीन जाएगा, कहां से? अल्फा से, तो बीटा वाले से हाइड्रोजन जाएगा। अगर मैं बीटा वाले से हाइड्रोजन निकालूं तो बीटा के लिए मेरे पास दो सिलेक्शन है, या तो ये वाला या फिर ये वाला। इस वाले को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक ही बात है, चाहे मैं इससे ले लूं हाइड्रोजन या इससे ले लूं हाइड्रोजन, एक ही चीज है क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसी सिचुएशन पे अगर मैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हूं तो भाई साहब हमारे पास में एक प्रोडक्ट तो बनेगा कुछ ऐसा, जहां पर ये ब्रोमीन जाएगा और ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन इधर से निकाल दिया, एक ब्रोमीन इधर से निकाल दिया, इसका भी एक हाथ खाली, इसका भी एक हाथ खाली, खाली हाथों से दोनों को इस तरह से हमने जोड़ दिया। एक जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में वो बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ सर? ब्रोमीन यहां से निकाला, हाइड्रोजन यहां से निकाला, दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब सवाल आता है कि सर दोनों में से कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट हमेशा ही यहां पर कंसिडर किए जाते हैं कि भैया यही फाइनल प्रोडक्ट होंगे। तो चलिए जी मेजर माइनर जरा मैं इसमें से ढूंढकर बताता हूं। तो भाई साहब मेजर और माइनर को ढूंढने के लिए यहां पर हमारे पास में दो लोगों ने अपने अपने रूल दिए हैं। एक दिया है सेटजेफ का और एक हॉफमैन का, जिस वजह से जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं उसको सेटजेफ प्रोडक्ट कहा जाता है और जो माइनर प्रोडक्ट होते हैं उसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो भाई साहब रूल यहां पर सिंपल सा ये बोलता है कि जिस किसी के पास में, ये किसने बोल के रखा हुआ है? सेटजेफ ने बोल के रखा हुआ है कि सेटजेफ प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होंगे आपके पास में? सर मेजर होंगे। सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर कब होंगे? जिस किसी के पास में भी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल जाए तो वो क्या बना देगा सर? वो बना देगा सेटजेफ प्रोडक्ट को, ठीक है भाई साहब। और जिसके पास कम होंगे तो वो क्या बना देगा? हॉफमैन प्रोडक्ट को, ठीक है। चलिए जी, तो इसका मतलब हमें यहां पर क्या करना है? हमें सिंपल सा यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अब देखो भाई साहब डबल बॉन्ड बना हुआ है तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? यहां से लेकर यहां तक ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी ये से ये लेकर फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्फा वाला हमारे पास में कौन हो गया? कार्बन। सर एक अल्फा कार्बन यहां पर ये हो गया, एक यहां पर ये। इस पे बात करते हैं तो सर एक अल्फा इधर है, एक अल्फा इधर है और एक अल्फा इधर पर है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो सर यहां पर आपको दो हाइड्रोजन दिखेंगे, यहां पर दो हाइड्रोजन दिखेंगे। यहां पर बात करते हो सर इधर दो दिखेंगे, इधर पर दो दिखेंगे। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। यहां देखा गया दो, दो चार और तीन, कितने हो गए यहां पे? सर यहां हो चुके हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो जरा मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है जी। तो यहां पर क्या हो चुके हैं सर? यहां हो चुके हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन। और 7 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट होगा ये कैसा हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है भाई साहब। यही क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाएगा जिसे कहा जाता है सेटजेफ प्रोडक्ट। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं इस पे, तो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर इसके पास में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, जिस वजह से इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सर माइनर प्रोडक्ट, या फिर एक और नाम से जाना जाता है जो कि आपके पास में क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी है, क्लियर हो गई बात? इजी है, बस खत्म। समझ में आ गया भाई साहब? क्या बोल के रखा था कि यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है, परंतु मेजर माइनर प्रोडक्ट का ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड when 2-bromopropane undergoes the dehydrohalogenation reaction, chlorobenzene undergoes the nitration reaction and methyl bromide is treated with potassium cyanide। ओके भाई साहब, ठीक है जी, कर लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पहली रिएक्शन में बोला गया है 2-ब्रोमोप्रोपेन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया। 2-ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है रे? मिथ इथ
प्रोप। सेकंड पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन है। बचे कुचे पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। सर यहां पर भी हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहां पे। तो ये हो गया आपके पास में क्या? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या? सर वही एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म होती है? सर ये रिएक्शन कुछ इस तरह से परफॉर्म होती है कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है अल्फा और इसके अगल बगल वाले क्या हैं? बीटा। तो अल्फा से निकलता है ब्रोमीन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो भाई साहब जैसे ही आपने इनको बाहर निकाला तो इनको बाहर निकालने पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? सर ये बन जाएगा मेरे पास में CH3, फिर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बाहर निकल जाएगा? सर यहां पर निकल जाएगा बाहर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड पहली ही पोजीशन पे है तो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। तो ये लो भाई साहब, ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 1। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर यह बोलता है कि आपके पास में क्लोरोबेंजीन है जो कि नाइट्रेशन रिएक्शन करवा रहा है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन नाइट्रेशन सबसे इजी काम है। कैसे हो जाएगा भाई साहब? क्लोरोबेंजीन क्या होता है? सर ये रहा मेरे पास में बेंजीन ग्रुप, ये रहा क्लोरीन विथ 3 लॉन पेयर। ऐसा नाइट्रेशन करवाना है तो नाइट्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है? सर नाइट्रेशन की प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 को कंबाइन करवाया जाता है जिससे कि आपको मिलता है यहां पर NO2 पॉजिटिव। ये जो NO2 पॉजिटिव होता है ये क्या होता है? सर ये होता है एक इलेक्ट्रोफाइल। और होगा क्या? सर इसके इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से यहां पर एक सिचुएशन होती है कि क्लोरीन डोनेटिंग ग्रुप है इन बेंजीन, तो ये क्या करता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है जिस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहां पर एट द एंड ऑफ द स्टोरी जब आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो सर यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। एक मिलेगा जहां पर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा और सर दूसरा मिलेगा जहां पर आपके पास में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा। दोनों में से बात की जाए कि सर ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सर बहुत ही आसान सी बात है कि जो पैरा वाला होता है ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री। तो ये हो जाएगा मेजर और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में? माइनर। तो एक मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, एक माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बोल के रखा हुआ है कि मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम साइनाइड। बाप रे, इतना सिंपल क्वेश्चन। थर्ड वाला, मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3Br। किसके साथ रिएक्शन करवा दिया? पोटेशियम साइनाइड के साथ में। ठीक है भाई साहब, पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? सर KCN। अब क्या हो जाएगा? सर आसान सी बात है, पोटेशियम होता है पॉजिटिव, साइनो होता है नेगेटिव। ब्रोमीन नेचर में नेगेटिव, मिथाइल नेचर में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो जस्ट सिंपल सा इनके साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और क्या बना देगा रे? CH3CN प्लस क्या बना देगा यहां पर? KBr। तो लो भाई साहब हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ इतना सा ही करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाकई में बहुत ही ज्यादा इजी होती है रे, कोई भी इसके अंदर रफड़ा नहीं होता। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात? इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है कि भैया पता ही नहीं चला और ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व भी हो गए। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका मतलब नहीं कि हमारी पढ़ाई रुक गई है। सारे चैप्टर्स के आपको यहां पर इसी तरह से PYQ सॉल्व करवा के दिए जाएंगे। तो कृपया इस बात का ध्यान रखा जाए कि भाई साहब ये जो कहानियां चल रही हैं ना, ये सारी कहानियों के कुछ एक सेंस होता है तभी है, पर सारी चीजें चल रही है एक के बाद एक सीक्वेंस पे। तो फटाफट आपका काम बस यही है कि वीडियो को देखते जाओ, नॉलेज गेन करते जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ।
ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, सिंपल सा है। तो चलिए जी, बस इसी बात के साथ में करता हूं मैं इस वीडियो को एंड। और हां, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।